हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शर्मा और एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेकेंड ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज नया चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 साल के पीवाईक्यूज के बारे में। साथ ही साथ उन पीवाईक्यूज को केवल हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उन पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलाज पर डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमेशा की तरह होने वाली है मजेदार, शानदार और धुआंधार। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यदि क्लास अच्छी लगे, मजा आए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, फिजिक्स आपको आसान लगने लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, संभव है कि आज की क्लास में हम दो चैप्टर एक साथ कवरअप करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गति के नियम के बारे में। गति के नियम वाला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बल के बारे में। टोटल ये चैप्टर आपको पता होगा फोर्स पर डिपेंड करता है, बल पर डिपेंड करता है, मतलब पूरा वो जो चैप्टर बल पर बेस्ड है ना। उसी तरीके से इसी फोर्स को हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में एंड पावर के बारे में। तो दोनों ही चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटिव है। इसलिए हमने दोनों चैप्टर को एक साथ यहां पर कंबाइनली बात करने वाले हैं हम। साथ ही साथ में इनके कॉन्सेप्ट है उनमें भी जो भी रिलेशन है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए शानदार से क्वेश्चन। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, जहां हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, साथ ही बात करेंगे उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। हर वीडियो में 18-20 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसा भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताते बताते जितना टाइम लग जाए, ठीक है, ट्रिक्स बताते बताते जितना टाइम लग जाए उस हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूं। लंबा वीडियो नहीं रखता ताकि आप बोर ना हो। वीडियो में कोशिश करता हूं कि हर कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बने, क्योंकि भाई पेपर में मैं भी नहीं रहूंगा, किताब भी नहीं रहेगी, आप रहेंगे। जितना कंफ्यूजन वाला दिमाग लेके जाएंगे ना उतना सवाल में फंसेंगे। तो हमें इस कंफ्यूजन वर्ड को है ना खत्म करना है। हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख डाला, कॉन्सेप्ट सीख डाला तो लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। आपने सुना है ना। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख डाला तो लाइफ हो जाएगी झींगा लाला। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं करते, हमारे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाया था। तो यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप पहले प्रीवियस क्लास देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। सारे कॉन्सेप्ट सीरीज वाइज जिस हिसाब से बुक्स में होते हैं, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है कॉन्सेप्ट का, वैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को जमाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और एक कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच का रिलेशन समझ में आए। यदि आज की क्लास में आपको मजा आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों करें आगे बात। देखिए, सवाल ये कह रहा है कि एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक जो एक खुरदरी सतह पर रखा हुआ है, जहां घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू, विराम अवस्था में है। अब देखो, जब डब्बा विराम अवस्था में होता है तो क्या होता है। विराम अवस्था में है, एक एक बातें बता रहा हूं मैं आपको। विराम अवस्था में तो इसका मतलब है डब्बे के पीछे की साइड में, मतलब इसके डब्बे को फिसलने से रोका जा रहा है। देखो, डब्बे पे बल लग रहा है आगे, पहले मैं बल को देख लेता हूं। बल लग रहा है आगे, तो बल के बारे में बात करूं तो बल के दो घटक होंगे, एक एक्स दिशा में आएगा और एक वाई दिशा में आएगा। एक्स दिशा वाला घटक होगा एफ, चूंकि इस एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है तो यहां पे हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वाई वाला घटक हो जाएगा एफ साइन थीटा। मेरी बात समझ में आई आपको। अब देखिए,
ध्यान से देखना, अब एफ cos थीटा इस डब्बे को आगे की ओर खिसकाने की कोशिश करेगा और एफ sin थीटा इस डब्बे को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझना, इस डब्बे का जो mg है ना भाई, वो नीचे की तरफ काम करेगा और जब ये एफ cos थीटा इस डब्बे को आगे खिसकाएगा, चूंकि ये विराम अवस्था में है, इसका मतलब एफ cos थीटा से आगे नहीं खिसका पा रहा है, नहीं खिसका पा रहा है, इसका मतलब पीछे की साइड में एक बल लग रहा है, इस पे डब्बे पे पीछे की साइड में एक बल लग रहा है। चूंकि डब्बा विराम अवस्था में तो घर्षण बल लग रहा है और जब विराम अवस्था में आता है तो उस घर्षण का नाम होता है स्टैटिक घर्षण। तो मैं एफ एस लिख देता हूँ। तो एक बल पीछे की साइड काम करता है। आई मेरी बात समझे? अब हमें बैलेंस बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? बैलेंस बनाना है। सवाल क्या कर रहा है? क्षैतिज गति करते ब्लॉक का त्वरण निकालिए। क्षैतिज गति करते ब्लॉक का त्वरण निकालिए। इसका मतलब है एफ खींचा जाता है, एफ से खींचा जाता है। अब ये डब्बा कहीं आगे की साइड में चला, त्वरण कितना आया? ए त्वरण आया। चलिए ये सब देखते हैं और छोटे मोटे काम भी स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताता हूं मैं आपको, जब दो पृष्ठ आपस में टच होते हैं ना भाई, जब दो पृष्ठ आपस में टच होते हैं तो एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। तो इस डब्बे के ऊपर नॉर्मल फोर्स, ये जो पृष्ठ है ना ये वाला, इस डब्बे पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसका नाम अभिलंब बल या कभी कभी प्रतिक्रिया बल आर भी बोल देते हैं। मैं नॉर्मल फोर्स एन लिखता हूं, एन। अब ध्यान से देखना, मैं डब्बा बना रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने डब्बा बना दिया। इस डब्बे पे कौन कौन से बल लग रहे हैं? आगे के साइड वाले जो बल है उनको मैं इस कलर की पेन से लिख रहा हूं। तो ये बन रहा मेरा एफ cos थीटा और इस डब्बे पे जो पीछे लग रहा उसका मान है एफ एस, यानी स्टैटिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो पेन चेंज कर लेता हूं मैं। इस डब्बे के नीचे की साइड में एक फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है एन, और एक और फोर्स लग रहा है जिसका नाम है मेरे पास एफ साइन थीटा। और ये डब्बा कहाँ जा रहा? आगे की तरफ जा रहा, ए त्वरण से। बस अब मुझे ये देखना है। ठीक है, अभी वहां ध्यान से सुनना कैसे निकलता है जो भी आपका त्वरण पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए। पहले इस घर्षण बल को देखते हैं। घर्षण बल का फॉर्मूला होता है भाई म्यू। अब आपको घर्षण गुणांक म्यू दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू दे रखा है तो मैं म्यू लिख दूंगा और साथ में नॉर्मल फोर्स। तो पहले आपको नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस को देखो, यहाँ पे वाई एक्सिस को देखो। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं रेड पेन ले रहा हूँ फिलहाल। वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस में एन ऊपर की साइड लग रहा, एफ साइन थीटा ऊपर की साइड लग रहा, और ये दोनों मिलके बैलेंस करे किसको? एम जी को। मैं से मानता हूँ ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करें? एम जी को बैलेंस करते हैं। मुझे एन की वैल्यू चाहिए तो एन बराबर मैं लिखूंगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, अब देखो फिर पेन चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। मैं अब बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की। एक्स दिशा में देखो, डब्बा आगे खिसक रहा भाई, तो इसका मतलब आपका एफ cos थीटा की वैल्यू ज्यादा है और एफ एस की वैल्यू कम है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ cos थीटा ज्यादा है किससे? एफ एस से। ज्यादा में से कम बल ये ज्यादा वाला है, इसमें से मैं इस कम वाले को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो आगे की तरफ लगेगा। और जो आगे की तरफ बचा हुआ बल लगता है ना भाई, उसको हम किस रूप में लिखते हैं? एम ए के रूप में लिखते हैं। एफ बराबर एम ए। ये कल भी मैंने कहा था कि यदि आपको कोई आदमी धक्का देता है तो जो धक्का आपको लगा है उसी की वजह से आप चले हो तो आप उसको एफ बराबर एम ए से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेट बल को मैं एम ए लिख देता हूँ। अब देखो एफ cos थीटा को एफ cos थीटा लिखो, एफ एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू एन। यहाँ पे मैंने एम ए लिख दिया। अब ध्यान से देखना है कि एक चीज को, है ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ cos थीटा माइनस म्यू की जगह म्यू, एन की जगह मैं ऊपर वाली वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ से उठा के ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास आई एम जी माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम ए। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। एफ cos थीटा माइनस म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर एम ए। ठीक है, अब देखिए मुझे तो केवल ए चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? ए चाहिए। तो ये जो एम है ना भाई, इसका मैं डिवाइड देता हूँ। पहले मैं इनको जमा लेता हूँ। देखो यहाँ लिख देता हूँ एफ cos थीटा, इस वाली चीज को मैं पास में लिख देता हूँ प्लस म्यू एफ साइन थीटा, और इस वाली चीज को मैं पीछे लिख देता हूँ म्यू एम जी। ये जो एम है ना भाई, इस एम का डिवाइड दे देता हूँ
तो इसका m का डिवाइड सबके नीचे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा a। अभी देखो इसमें m नहीं है, इसमें m नहीं है, बट इसमें m है, तो m से m कट गया। अब देखो इन दोनों को देखो, इन दोनों को यदि मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इन दोनों में कॉमन आएगा आपका f अपॉन m। यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, f अपॉन m बाहर आ गया तो बचा म्यू साइन थीटा। यहाँ पे देखो म्यू बचेगा और एक जी बचेगा, क्योंकि m से m तो कट गया और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। तो आपकी a की वैल्यू आई f अपॉन m ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी। और ये आप देखो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैच कर रहा। ऐसा सवाल मैंने कल भी पढ़ाया था आपको घर्षण बल के लिए, किस टाइप से मोशन होती है, घर्षण बल किस टाइप्स का होता है, कब स्टैटिक घर्षण लगता है, स्टैटिक घर्षण लगता है, कब काइनेटिक घर्षण लगता है। इस टाइप के हम क्वेश्चन भी किए थे, हमने कॉन्सेप्ट भी पूरा आपको समझाया था। तो आज यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियो देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना भाई। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक कार है आपके पास, कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक कार है, ये लो। इस कार का जो द्रव्यमान है ना भाई वो 1500 किलो है, कोई बात नहीं। इस कार का वेग है ना, शुरुआती वेग वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, ये लो। और इस कार का वेग कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ तो हुआ होगा, कुछ होने का मतलब क्या है, इस पर बल लगा होगा, धक्का लगा होगा, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ी, काम हुआ। अब हमें कार्य चाहिए। देखो कार्य निकालने काफी फॉर्मूला है, आप W बराबर बल इंटू विस्थापन यूज कर सकते हैं, बट मुझे बल नहीं पता है। बट आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो कार्य है ना भाई, ये जो कार्य है, देखो ये जो कार्य है वो कार्य दो टाइप की एनर्जी में सेव हो सकता है। एक तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, और एक पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। यदि आपको दोनों एनर्जी दे रखी हो तो कार्य बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यदि दोनों में से कोई एक भी दे रखी हो, जैसे मान लो पोटेंशियल के बारे में बात ही नहीं हो रही, केवल काइनेटिक के बारे में बात हो, तो W बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी। मान लो आपके पहले से कुछ है, फिर आपने काम किया, कुछ और हो गई, तो इसका मतलब हुआ पहले से थी, काम करने से बाद में कुछ और हुई, इसका मतलब वैल्यू हो गई K2 माइनस K1। जो फर्क आया दोनों में, मान लो आपके पास एनर्जी थी पहले 10, बाद में हो गई 20। ये 10 से 20 क्यों हुई, क्योंकि आपने कोई काम किया, तो काम जो हो रहा है वो इन दोनों के गैप के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो W बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। हाफ कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं v1 और v2 की बात करता हूँ। सबसे पहले 36 किलोमीटर पर घंटे की बात करता हूँ। तो 36 किलोमीटर पर घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदलो तो 5/18 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 5/18 से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर बाय सेकेंड। याद रखो काम आने की चीजें ये। वैसे ही जब वेग 72 हुआ तो इसको भी 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चाहिए मीटर बटा सेकेंड में। 18 चौक 72, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। बस अब कुछ नहीं है, बड़ा आसान है सवाल, अपने यहाँ पे वैल्यू रखना चालू करो। तो W बराबर हाफ m यानी कितना किलो का है 1500, v2 अंतिम वेग कितना है भाई, अंतिम वेग है 20, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग है 10, तो मैं लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर। तो भाई लोग किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं होता हमारा वेग, हमारा वेग है ना मीटर बटा सेकंड में होता है। और जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दे रखा हो ना, उसको आप 5/18 से गुणा करेंगे तो ये काय में बदल जाएगा मीटर बटा सेकंड में, इसलिए मैंने मीटर बटा सेकंड में कन्वर्ट किया है। आगे चले देखिए, तो W बराबर हाफ इंटू 1500, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो W बराबर 1/2 1500, 400 में से 100 गए तो बच गया 300। अच्छा मैं बाद में काट देता हूँ या पहले काट लो, ये लो मैं से काट देता हूँ, 2 से काटा 150 बार। इस 15 को इस 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225। 2 जीरो और 1 जीरो मिलकर बनाएंगे 3 जीरो। अब आपके ऑप्शन देखने मुझे, तो 3 जीरो को 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे है 225, ठीक है। 3 घातें तो आ गई, मेरे को यहाँ 5 घातें दिख रही। अब देखो आप देख लो ना, 2.25 के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन कोई भी नहीं है, केवल एक ऑप्शन है 2,
क्योंकि इसमें 2.25 या 22.5 या 225 वगैरह मिल के आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही आपका करेक्ट आंसर, और तो कोई मिलता जुलता ही नहीं है। तो आप कभी कभी घातों में कंफ्यूज हो जाते हो तो भी आप यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हो। अदरवाइज आपको कैसे करना है, देखो पीछे से चलो भाई, 1 2 3 4 5, आप 5 कदम पीछे से आ गए तो आप घातों में लिख दो 10 की घात 5, हो गया बस। इस साइड जाओगे तो घातें बढ़ जाएगी और इस साइड जाओगे तो घातें घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो ये भी अच्छा सवाल है। सवाल देखो क्या कह रहा है, 1 ग्राम यानी आपका एक द्रव्यमान दे रखा है M1 और एक द्रव्यमान दे रखा है आपको M2, समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, इनके संगत रेखीय संवेग के परिमाण का अनुपात निकालिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ mv²। मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, बड़े काम का फॉर्मूला, उसे देखना। एक काम करूं मैं, यहां भी m से गुणा कर दूं, यहां भी m से गुणा कर दूं, तो गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ, देखो ऊपर 2m आ गए तो मैं लिख सकता हूं m² v² और नीचे लिख सकता हूं m। आपने एक चीज पढ़ी होगी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो k बराबर हाफ m या m² v² है तो मैं लिख सकता हूं mv का होल स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर, यहां पर लिखता हूं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ 2m, mv को संवेग बोलते हैं तो मैं लिखता हूं p और ये बन गया p²। तो गतिज ऊर्जा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, p²/2m। समझ में है? मुझे p की वैल्यू चाहिए भाई, तो मैं लिखूंगा p बराबर 2mk, इसको इधर गुणा कर देता हूं, ये स्क्वायर में आ गया, तो p बराबर आ गया 2mk का अंडर रूट। चलिए समझ में आया आपको? तो संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध है, यहां पे वापस लिख के दे रहा हूं आपको, p बराबर अंडर रूट 2mk। इसके काफी यूजेस है इस फॉर्मूले के, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेखीय संवेग का परिमाण का अनुपात, यानी मुझे कहीं ना कहीं से निकालना है p1/p2। तो फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, 2m के अंडर रूट 2m के अंडर रूट। अब अगला देखो क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से देखना, गतिज ऊर्जा समान है भाई, गतिज ऊर्जा क्या है, समान, यानी पहले कण की गतिज ऊर्जा और दूसरे कण की गतिज ऊर्जा बराबर है। ये 2 से ये 2 भी कट गया, और कहीं ना कहीं आपका p1/p2 जो है वो बच गया अंडर रूट m, ऊपर वाला पॉइंट 1 है और नीचे वाला पॉइंट 2 है, तो m1 m2, यहाँ पे 1 और 2 लिख देता हूँ। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रूट m1/m2, एक ही रूट में डाल दूँ। m1 देखो आपका 1 है तो मैं 1 लिख देता हूँ, m2 आपका 9 है तो मैं 9 लिख देता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ। और जैसे ही अंडर रूट सॉल्व करूंगा तो 1 का तो 1 ही अंडर रूट होता है, बट 9 का होता है 3, तो कहीं ना कहीं p1/p2 1/3 आएगा आपका, यानी इनका रेशियो होगा 1:3। अब आप आंसर देखो ध्यान से, पहला आंसर और दूसरे आंसर को चेक करो, एक 1:3 एक 3:1 है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि आपको सही तरीके से अरेंज करना आना चाहिए। आपने यदि ऊपर नीचे नीचे ऊपर भी कर दिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो भी आंसर आए वो आंसर आपका पहला आंसर करेक्ट है। आपको मेरी बात समझ में आई होगी? ठीक है, देखिए आज का वीडियो 17-18 मिनट का हो गया है, फिर ज्यादा बोरियत हो जाएगी, तो हम कुछ सवालों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।